सभी को राम राम। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम जो 24 और 25 जून के आने वाला है ना, यानी कि उस एग्जाम में आपको क्वेश्चन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सबका मैराथन लेकर आए हैं, जो आज 5 दिन में हम लोग उसका पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लास बड़ा होगा, इस चलते आप लोग एकदम धैर्य के साथ बना के रखिए। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है, सभी को राम राम, है ना। और सभी को का गुड इवनिंग है। सभी को वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में, देखो तीनों क्वेश्चन मिलाएगा, मैथ से भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। पहले पहले आपका आ रहा है केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ कर दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? SO2, CO2, CO या H2SOS, H2S। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो आपका है वो क्या, आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। कहता है तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। तरल पेट्रोलियम गैस जो है वो कौन के मिश्रण है? मेथेन, ऑक्सीजन तथा एथेन का। ऑप्शन नंबर बी है मेथेन, एथेन तथा हाइड्रोजन का। और ऑप्शन नंबर सी है एथेन, हाइड्रोजन तथा प्रोपेन का। और ऑप्शन नंबर डी है एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिए, है ना। आपको 24 या 25 तारीख जो भी आपका एग्जाम है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये नहीं है, उधर पैरामेडिकल भी होगा, सब में आ जाएगा। चलिए, ये तो आपका ऑप्शन जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होते हैं। यानी कि जो एक तत्व है वो एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या समान होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी, यानी कि जो ऑप्शन ऊपर दिया गया ए तथा बी, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन की संख्या। जल्दी कमेंट्स कीजिए आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया ना। चलिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले कालगन का सूत्र है N6P6O18 C17H35 COO Na 2Al Si2O3। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको जो ऑप्शन देना है कौन सा ऑप्शन सही है पहले आप कमेंट्स कर दीजिए। जिसका जो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि Na6P6O18। चलिए आगे। कहता है कि 4 ग्राम धातु के ऑक्साइड MXOY को H2 द्वारा अपचयित किया जाता है और 2.4 ग्राम धातु प्राप्त होती है। यदि धातु का भार 32 हो तो ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो ऑक्साइड का सूत्र बताइए, यानी कि M2O, M3O4, M2O3 और डी है MO। जल्दी कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी M2O3। एकदम फास्ट चलिए, ठीक है, फास्ट फास्ट करेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं।
कहता है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आशा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। तो 2881 2890 2872, ठीक है, 2863। देखो दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, अगर ना समझ में आए तो ऑप्शन धरिए। 8 से अधिक किसी में देना नहीं है, तो 8 से अधिक 9 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन इसी गलत हो गया। एक और बात बताएं कि जब तक पहिलका पूरेगा नहीं तब तक आगे जाना नहीं है। यानी कि जब एक कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो एकरा में 7 है, एकरा में 6 है ना। हाँ, 2 8 8 3 होता था, उसमें विचार किया जा सकता था, लेकिन 2 8 6 3 है, तो एगो भरवे नहीं करेगा तो आगे जेबे नहीं करेगा, तो 3 ऑप्शन ऐसे काट दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब तो आप एक आंसर मार दीजिएगा, एकदम सही बात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है आवर्त तालिका में जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है वह होगा, ठीक है, कहाँ होगा, तो 14 समूह में, सॉरी 14 बोल रहे, चौथा समूह में, चौथा आवर्त में, छठा आवर्त में, या छठा समूह में। तो परमाणु संख्या 6 वाला जो है आपका कार्बन है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चौथा समूह में होगा, चौथा समूह में होगा। चलिए आगे। कहता है यदि Cl2 का वाष्प घनत्व 36 हो और किसी बर्तन में से H2 के 25 घन सेमी विसरित होने पर 40 सेकंड लगते हैं, तो उसकी अवस्था में क्लोरीन के 30 घन सेंटीमीटर के विसरण में क्या समय लगेगा। 40 सेकेंड, 184 सेकेंड, 288 सेकेंड, या 320 सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप कमेंट्स कीजिए, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 288 सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 9 नंबर 0.1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत आवेश होता है, तो 950 कूलम, 4825 कूलम, 8240 कूलम, या 9650 कूलम, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 9650 कूलम, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें विद्युत संयोजी आबंध होगा। देखो, विद्युत संयोजी आबंध कहे का मतलब एगो धातु एगो अधातु। ऑप्शन देके काट दीजिएगा धाए धाए। देखो पहिलका में धातु है ही नहीं, दूसरकों में नहीं है, और ना ही चौथा में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको वैद्युत संयोजी बोले या आयनिक बोले, उसमें धातु और अधातु होता है। चलिए, कहता है एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी गिलसरॉल, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड। जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल। चलिए आगे। कहता है एक गैस का वाष्प घनत्व 8 है, एनटीपी पर इस गैस के 8 ग्राम का आयतन कितना होगा। देखिए, अगर आप 12 पढ़े हुए थे क्वेश्चनवा ऑप्शन एकदम जस्ट था, ठीक है, तो 11.2 लीटर, ऑप्शन बोल देते हैं 8.0 लीटर, 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, या 16.0 लीटर। तो इसका जो आपका आंसर होगा ना, चला ये ऑप्शन नंबर 12 का जो है वो सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 13
कहता है C2H2 के सजातीय श्रेणी एवं आईपीएसी नाम का क्रमशः है एल्काइन एवं एथेन, एल्काइन एवं एथाइन, एल्कीन एवं मेथीन, एल्कीन एवं इथाइन। तो ये जो है आपका वो एल्काइन समूह के है। ठीक है, तो एल्काइन समूह जो है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है ना। कहते ना कि कार्बन के दोगुना से 2 कम तो वो होता है आपको एल्काइन ग्रुप, और कार्बन की संख्या के दोगुना तो एल्कीन ग्रुप है ना, और कार्बन के संख्या के दोगुना से 2 ज्यादा तो एल्केन ग्रुप। समझ रहे बात को। चलिए आगे। कहता है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा। ठीक है, यानी कि सोडियम एसीटेट जो है उस सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल है, ऑप्शन नंबर बी एथेन है, ऑप्शन नंबर सी एथाइन है, और ऑप्शन नंबर डी मेथेन है। तो यह जो निर्माण करेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मेथेन बनाएगा। क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा। चलिए आगे। कहता है यूरेनियम 92-235 से प्रति नाभिक विघटन ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन जब ये टूटता है तो आपको कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो 10 MeV, 100 MeV, 200 या 300। तो यह जो प्राप्त होगा आपको वह 200 MeV। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 4 Fe2 प्लस 11 O2 तो 2 Fe2O3 इंटू 8 SO2 से बताइए कि 0.6 क्रिया आयरन से पाइराइट का पूर्णतः ऑक्सीकरण कराने पर Nt पर SO2 कितना आयतन प्राप्त होगा। 112 लीटर, 224 लीटर है ना, 24,400 सेंटीमीटर क्यूब, या 200 लीटर। ठीक है, जल्दी कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपको 224 लीटर, 224 लीटर। चलिए। कहता है एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है कार्बन के अपचयन द्वारा, हाइड्रोजन के अपचयन द्वारा, पिघले लवण के विद्युत अपघटन से, या सामान्य भस्मीकरण से। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि, है ना, क्योंकि यह वायु में O2 से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह CO2 अवशोषित कर एवं CaCO3 बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे। कहता है 19 नंबर कि 15 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने मोल KClO3 की आवश्यकता होगी। तो कहता है 20, 10, 15 इनमें से कोई नहीं। तो जो आवश्यकता होगा आपका वो आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। चलिए आगे चलते हैं। कहता है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है तो एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमण रोगी के दवा के रूप में, ज्वारनाशक के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा प्रतिरोधी के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि 0.45 ग्राम वाष्पशील पदार्थ 112 सेंटीमीटर क्यूब वायु को विस्थापित करता है तो गैस का अनुभार होगा 42, 45, 90, 44। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा एक इसका है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 21 आते हैं 22।
कहता है 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए COC3 कितने भार की आवश्यकता हमको पड़ेगा। ठीक है, कहता है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम या 50 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका है 22 का, वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 5 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि CaC2 से एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, इसको 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना है। ऑप्शन नंबर बी, इस ठंडे जल में क्रिया कराकर इसके ऊपर 160 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प को प्रभावित कराकर, या इसके H2SO4 की उपस्थिति में। तो 23 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी है ना, इसको ठंडा करके। चलिए आगे, कहता है 24। निम्नलिखित में से एल्काइन है, यानी कि कार्बन की संख्या को दोगुना कर दीजिए और 2 घटा दीजिए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी C2H6 तो दोगुना 2 ज्यादा है, C2H4 ये दोगुने है, C2H6 C2H2 दोगुना से 2 कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर अइजे मिल गया, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे, कहता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है ना, कौन है, कॉपर, निकेल, FeO3 या PT। तो यह जो उत्प्रेरक है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका निकेल हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार 30 है, यौगिक के अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 30, 15, 14, 11। तो इसका जो आंसर आपका है 26 का है ना, वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15। क्या होगा, 15। एकदम लग रही है। ठीक है, एग्जाम तो निकल ही जाएगा, आपको एक सीट पक्का करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी, है ना, मैग्नीशियम से, कॉपर से, चांदी से, सोना से। तो वो जो निकालेगा वो कुछ है मैग्नीशियम से। किससे है, मैग्नीशियम से। चलिए आगे, कहता है Na2SO4O6 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, है ना, 2.5, 3। तो इसका जो आंसर आपका है वो है 2.5। चलिए आगे, कहता है नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है ना, क्या प्राप्त होगा, तो वहां जो प्राप्त होगा CuSO4H2O प्लस 4H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, कहता है किसी परमाणु के M कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं, यानी कि जो M है ओकरा में कितना हो सकेगा, तो SP तथा D, SP DF तथा F केवल S है ना, या SP। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो SPD है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, तो ए। चलिए आगे चलते हैं, कहता है FeCl3 का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, दोनों या उदासीन। तो इसका जो विलयन होता है वो आपका अम्लीय होता है। चलिए फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 0.0001 MaCl में विलयन का pH मान कितना होगा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका जो होगा pH मान आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है अगला 0.001 MnOH विलयन का pH मान कितना होगा। ठीक है, तो क्षार हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है।
ठीक है, यानी कि अम्लो हो जाएगा वो और क्षार हो जाएगा HCl H2SO4 H2O या NH3। तो जो व्यवहार करेगा वह क्या है, तो H2O है ना, यानी कि जल। चलिए, कहता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है क्योंकि यह बहुत आयनीकृत होता है, यह पानी में अधिक घुलनशील होता है, यह प्रबल अम्लों को उदासीन करता है, इसमें OH क्या ना। तो यह जो होता है वो आयनीकृत होता है, यानी कि क्वेश्चन जो है 5 का आंसर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे, कहता है HBr के संयुग्मी क्षार हैं, ठीक है, H3PO4 है ना, H+ Br- या Br+। तो HBr जो है टूटेगा तो H+ में, Br- में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि H2PO4 का संयोगी अम्ल है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका H3PO4, ठीक है, H3PO4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए ही होगा। चला आगे हो, कहता है एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो इसे हमनी क्या कहेंगे, अम्लीय लवण क्षारीय मिश्रित उदासीन, तो इसे हम लोग अम्लीय लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। चलिए, कहता है मिश्रित लवण बनता है, मिश्रित लवण बनता है एक अम्ल दो क्षारक की क्रिया से, एक अम्ल एक क्षारक की क्रिया से तथा बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओकरा में एक अम्ल होना चाहिए और दो क्षारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, कहता है कि ब्रॉनस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करके एक प्रोटॉन दाता की तरह, एक प्रोटॉन ग्राही की तरह, एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक प्रोटॉन आपको ग्राही की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है Na3PO4 लवण है, Na3PO4 लवण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण या मिश्रित लवण। तो यह जो आपका है Na3PO4 वह एक सामान्य लवण है। क्या है, सामान्य लवण। चलिए आगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है, दोनों की तरह कार्य करता है, तो क्या जाएगा आपका ऑप्शन है SO4 2- H2SO4 है ना, माइनस H2, कुछ नहीं थी जो माइनस है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये चलिए आगे, कहता है 14 NH4+ संयुग्मी क्षार है, किससे है, NH3 NH2+ NH2OH या N2H2। तो इसका जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कहता है HNO3 का संयुग्मी क्षार है ना, उसका क्या ऑप्शन देखिए, तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर वो NO3+, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, कहता है HCl के 10⁻⁻8 मोलर विलयन का pH मान कितना होगा, ठीक है, 8 -8 7 और 8 के बीच, 6 तथा 7 के मध्य, ठीक है, तो 16 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 17 निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड टेस्ट का आमतौर क्षार के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है, आपको पता है HSO4-, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 18, कहता है कि AgNO3 देख रहे हैं ना, AgNH3 के होल 2 है और Cl क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है, तो एक कठोर लवण है, यानी कि जटिल यौगिक है, यानी कि साधारण संकरण लवण है। चलो 19, मोर लवण क्या होता है, ठीक है, मोर लवण क्या होता है, साधारण लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण, क्षारीय लवण। तो जो होता है आपका द्विक लवण होता है डबल साल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे,
फिटकिरी का सूत्र है, फिटकिरी का सूत्र K2SO4 इंटू L2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है ना। K2SO4 L2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O, ठीक है, फिटकिरी है। कहता है फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग देता है, इसका कारण क्या है, ठीक है, तो ये क्षार के साथ, किसके साथ, क्षार के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चला गया वो। कहता है ये जो फिनोल्फथैलीन है एक कौची है, ठीक है, तो एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है पीएच पैमाना विकसित कौन किए थे, यानी पीएच पैमाना खोज कौन किए थे, तो उनका नाम था सोरेनसन, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए NH4Cl का पीएच मान होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 7 से कम, 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए फास्ट चलेंगे थोड़ा सा, ताकि बहुत दूर अभी जाना हमने के, भी मैथ है, फिजिक्स है। CH3C OH का संयुग्मी क्षार होगा, है ना, क्या होगा आपको, तो आपका CH3COO माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले के सही है वो। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सूचक वे पदार्थ है जो अम्ल के साथ रंग देते हैं, क्षारक के साथ, अम्ल साथ, दोनों के साथ। बताइए जल्दी ऑप्शन कौन सही है। अम्ल तथा क्षारक के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक अम्ल कौन है, ठीक है, त्रिभाषमिक जो आपका है वो H3PO4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा बी। चलिए आगे। कहता है अम्ल एक यौगिक है जो, अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका है आपका आंसर कुछ ही है, तो प्रोटॉन त्याग देता है, ठीक है। चलिए आगे। कहता है अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3 पर C का H2O का व्यवहार कैसा है ना, व्यवहार कैसा है, तो अम्ल के जैसा है, कैसा ना, अम्ल के जैसा है। चलिए आगे। कहता है NaCl का pH मान कितना हो जाएगा, तो लवण है तो लवण के तो 7 होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा 7। चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, ठीक है, यानी कि दिया गया है आपको, उसमें से सबसे दुर्बल अम्ल कौन है। चलिए जो दुर्बल अम्ल है आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, सी ऑप्शन है CH3COOH। चलिए कहता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है 32, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है आपको उदासीन होता है, ठीक है। कहता है कि 1 विलियन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁰ है, तो विलियन का पीएच मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़े केमिस्ट्री क्वेश्चन, अब जो पढ़ेंगे हमने वो आपका है फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आगे की बात है, अब चलते हैं आगे की क्लास की ओर। कहता है 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणाम, सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा, जो न्यूनतम मान है वो आपका क्या होगा, जल्दी ऑप्शन बताइए, ठीक है, यानी कि 25 मात्रक 100 20 15, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका है ना, यानी कि इसमें 4 1 2 3 4 है, इसे ऑप्शन नंबर ए या बी सी से समझिएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी यानी कहेगा मतलब 4 हो बउआ, है ना, हो गई लू। चलिए कहता है न्यूटन किसका मात्रक है, बताइए, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, नीचे जाए के कोई जरूरत नहीं, पहले के ऑप्शन कड़कड़ाई थे, ठीक है, यानी कि जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का। कहता है विराम की स्थिति से प्रारंभ
एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, के त्वरण से गमन कर रही है तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? 10 मीटर, है ना, 30 मीटर, 25 मीटर या 5 मीटर। जो दूरी तय करेगा, जो दूर बोला ना हो, वो आपका है 5 मीटर। चलिए आगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो उसका भार किसके निकटतम होगा? है ना, 50 न्यूटन, 400 न्यूटन, 490 न्यूटन या 9.8, 9.8। तो इसका जो आंसर आपका है वो है 490 न्यूटन, 490 न्यूटन। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो जो सदिश राशि है आपका वो आपका विस्थापन। क्या है? विस्थापन। ठीक है, चलिए आगे, कहता है न्यूटन किसके बराबर होता है? ठीक है, तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, जो कि पहल की ऑप्शन सही है, तो नीचे जाए की जरूरत नहीं है, क्या कि जल्दी होगा तो हमने के समय कम है तो मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा हम लोग का, है ना। चलिए, मेहनत कम पड़ जाए। चलिए, कहता है यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में जो ड्राइवर है को क्या होगा? ठीक है, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। देखिएगा, जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है जैसे बस और ट्रक, ओकर हैंडलवा एकदम बड़ा लम्हर रहता है, ठीक है, देखिएगा, तो वही कारण है। अगर छोटा कर दो जाए तो क्या होगा? घुमावे में ओकरा कठिनाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहिल का, है ना। चलिए आगे, कहता है एक पिंड, एक पिंड, ऑप्शन नंबर कितने के लिए हो? ये मोटरसाइकिल बोला, हाँ यहाँ हुआ, एक पिंड, ठीक है, विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चल रहा है तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? 50 मीटर, 125, 250 या 25। तो इसका तय की गई जो होगा दूरी हो ना, कितना हो जाएगा? तो आपका 125। चलिए आगे, 9, कहता है एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया है तो 5वें सेकेंड के अंत में उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग जो हो जाएगा 5वें सेकेंड में हो जाएगा 59 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे, कहता है आवेग का मात्रक होता है, आवेग का मात्रक होता है, ठीक है, आवेग के मात्रक क्या होता है? न्यूटन डाई न्यूटन सेकेंड, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी है। चलिए आगे, कहता है नीचे लिखी राशियों में कौन सी सदिश राशि है? द्रव्यमान, ताप, घनत्व, भार। जो सदिश राशि क्या आपका है? तब भार है। चलिए 12, आवेश का मात्रक होता है ओम, जूल, कूलम, वाट। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलम्ब होता है। चलिए आगे, कहता है चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने पर किस ओर गिर जाता है? तो जानवे करता है कि आगे की ओर क्या होता है? वो झुक जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 14, कहता है एक समान वृत्तीय गति में, है ना, एक समान वृत्तीय चाल एवं वेग दोनों अचर होता है, चाल चर एवं वेग अचर होता है, चाल अचर एवं वेग चर होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि चाल एवं वेग दोनों चर होता है।
तो इसका जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। ठीक है, चलिए आगे। कहता है रॉकेट इंजन ईंधन इंजन जो है वो कार्य करता है बलयुक्त के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये जो काम करता है आपका रॉकेट वो किस पर है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। कहता है मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो छोटे व्यास वाला, बड़े व्यास वाला, लकड़ी का बना या धातु का बना। तो मोटरसाइकिल जो होता है वो बड़े व्यास वाला होता है। क्या होता है, बड़े व्यास यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 17। कहता है कि इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होता है। सभी यात्री नाव में खड़े हो, सभी यात्री नाव में बैठे हो, आधे खड़े आधे बैठे, आधे से अधिक बैठे। तो जब नाव बैठता है तो उसका कहता है सब कोई बैठ जाइए, है ना। यानी कि जब यात्री जो नाव में है सबके सब क्या हो, बैठल हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सुविधा होता है। चलिए आगे। कहता है एक बंदर के खंभे पर 27 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चढ़ रहा है और एक कुत्ता 36 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खंभे की ओर दौड़ता है, तो कुत्ते एवं बंदर के बीच की सापेक्ष गति क्या होगा। ठीक है, तो 9 मीटर प्रति सेकंड, 45 मीटर प्रति सेकंड, 63 मीटर, या तो इसका जो आंसर आपका है वो है 45 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे। कहता है एक प्रेक्षक एक समतल दर्पण की ओर भी चाल से जा रहा है, उसे उसके प्रतिबिंब की अपनी ओर आने की चाल प्रतीत होती है, चाल प्रतीत होती है ना। तो टू भी क्या हो जाएगा आपका, टू वेग से यानी कि दोगुना वेग से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20। कहता है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, या उपयुक्त सभी। तो जो संवेग वो क्या होगा आपका, तो कोणीय कोणीय संवेग यानी कि ऑप्शन नंबर का है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड से 1 मीटर सेकंड के स्क्वायर से त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को क्या कहा जाएगा, तो 1 न्यूटन कहा जाएगा उसे। क्या कहा जाएगा, 1 न्यूटन। डायरेक्ट मार दे रहे हैं, आंसर है ना, क्योंकि आपको पढ़े हुए हैं, खाली क्या कर रहा है हमको प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश तीव्रता समय दूरी की, है ना, यानी कि किसका मात्रक आपका है, तो दूरी का मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, कौन सदिश राशि है, कार्य द्रव्यमान ऊर्जा विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन दो बार ऑप्शन आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, विस्थापन है। कहता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 25 किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा, उसका संवेग क्या होगा, आधा, दुगुना, चौगुना, चौथाई। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा उसका आंसर, तो उसका आंसर अगर आपका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। चलिए आगे चलते हैं। अरे यार, कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश होती है ना, यानी कौन सा सब का हो, तो वेग, त्वरण, बल, तीनों का तीनों का आपका है, तो आपका सदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है समान द्रव्यमान से दो पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3v है, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, है ना, उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1:9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दूसरा कहता है कमिंदार घड़ी में कौन सी संचित रहती है? ठीक है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कुछ ही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कहता है डायनोमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डायनोमो का जो प्रयोग है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी, डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट आंसर खोजो मारो, ठीक है, क्योंकि अब आपको किसकी जरूरत है? तो प्रैक्टिस जरूरत है। कहता है यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बालक 5 मिनट में ले जाता है तथा दूसरा बालक 10 मिनट में ले जाता है तो पिंड का किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ठीक है, तो दोनों बालक द्वारा समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है किसी पिंड का वेग दुगना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा जो आपका 4 गुना हो जाता है, यानी चौगुनी हो जाएगा। डायरेक्ट मार दे रहे हैं आंसर, कोई दिक्कत ना हो, क्या कि आप याद कर रहे हैं, हम कोचिंग की जरूरत है आपको, तो प्रैक्टिस की जरूरत है हम लोग को, है ना। बाकी इतना समय भी रही है हम लोग तो। कहता है एक पिंड का भार m तथा दूसरे भार का भार 2m, 3 एवं h है तो वीडियो ऊंचाई पर रखी थी, ऊर्जा का क्या होगा अनुपात? इसका अनुपात ऑप्शन नंबर ए ही है, यानी कि नीचे जाके जरूरत नहीं है, 3:2। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है चुने? ठीक है, कहता है कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, सही बात है, सही बात है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही गलत बात होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे कहता है यदि दो आदमी 55 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 4 तथा 7 मिनट के 20 मिनट ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, पहले आदमी द्वारा, दोनों, प्रत्येक द्वारा 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो कहता है घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु का ऊर्जा में से किस प्रकाश का परिवर्तन होता है? ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा घट जाता है, ऊर्जा अचर रहता है, ऊर्जा शून्य हो जाता है। तो ऊर्जा क्या रहता है आपका? तो अचर रहता है। चलिए आगे 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का मात्रक है? जूल, वाट, न्यूटन, कैलोरी। जो मात्रक आपका कुछ ही है तो आपका वाट है। चलिए आगे कहता है विरामावस्था में 10 किलोग्राम के पिंड पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगने के कारण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 450 जूल, 25 जूल, 50 जूल, 80 जूल। तो इसका जो आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 4 है। चलिए आगे कहता है कि टेलीफोन से बातचीत करने पर क्या होता है? तो ध्वनि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है ना। 20 ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित में कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आपका सही है? तो डी है, यानी कि 4 होगा। चलिए कहता है 14 एम द्रव्यमान के एक कण का रेखीय संवेग यदि p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तब P2/2m, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चला आगे कहता है एक मनुष्य 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को अपने हाथ में लेकर क्षैतिज समतल पर 20 मीटर चलता है तो मनुष्य द्वारा किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, जो किया गया मान कितना हो जाएगा? डी, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 16 ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, शायद अब के भी क्वेश्चन था, माइक्रोफोन था। ठीक है, चलिए 17 कहता है किसी पिंड को F बल तथा D दूरी विस्थापित करता है यदि यह विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण पर हो तो किया गया कार्य
कितना होगा? 5D 5 FD कॉस थीटा, FD कॉस थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कहता है कि एक गतिशील पिंड में नहीं होता है वेग, संवेग, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो जब गति है तो ओकरा में स्थिति कहाँ से आ जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, गति स्थितिज ऊर्जा। कहता है बराबर द्रव्यमान के दो पिंड H और 2H ऊंचाइयां पर रखा गया है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा, ठीक है, 2:1, 4:1, 1:2 या 1:8। तो उसका जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहता है कमीदार घड़ी संचित ऊर्जा, तो फिर आ गया, ठीक है। तो क्या था आपका? स्थितिज ऊर्जा था। चलिए अगला, माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है? ठीक है, तो जो ध्वनि ऊर्जा है उसको कौन में विद्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, कहता है कोई आदमी 20 kg के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी से ऊपर कहता है तब जमीन पर पहुंचेगा तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो होगा 1820 जूल, 1800 यहाँ है ना 1900। चला, कहता है अंतरिक्ष में रॉकेट के गतिशील व्यतीत में होता है, ठीक है, क्या होता है? तो स्थिर ऊर्जा, गतिज स्थिर दोनों कोई नहीं। तो उसका जो आंसर आज आपका है बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। चला आगे, कहता है कि 50 kg वस्तु के ऊपर उठाने पर 49.0 जूल का ऊर्जा व्यय होता है तो वस्तु की ऊंचाई तथा क्या करते कितना? तो 10 मीटर पहले के ऑप्शन वहां वो, ठीक है। आंसर भी याद रखिए लोग, है ना, मराठी तुरंत खट दे। 1 किलोग्राम की वस्तु को गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल जो कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 1.4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कहता है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल एवं उसकी द्रव्यमान 25 kg हो तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, डायरेक्ट मारती हुई आंसर। कहता है कि 27 kg पिंड 5 मिनट गिरता है तो उसकी इसी ऊर्जा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उसका हो जाएगा 49 जूल, क्या हो जाएगा? 49 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए। चला आगे, कथा 28, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल से गाड़ी को 5 मिनट खींचता है तो घोड़े के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 100 जूल, पहले का ऑप्शन सही है। चलिए आगे, कहता है 29, कहता है किसी पिंड का संवेग यदि दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा, ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 गुना। चलिए आगे चलता है 30, कहता है दो भिन्न भिन्न मात्राओं वाले पिंडों का गतिज ऊर्जा मान का बराबर होता है, ठीक है, भी बराबर भिन्न होगा, है ना, पिंड से अधिक भारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आते 31, कहता है शक्ति का मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे मैथ का क्वेश्चन। जैसे शुरू में केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अब मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी भी आप लोग जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उनके पास जिनके पास चाहिए, है ना, वो पॉलिटेक्निक एग्जाम देने वाला है जिनके पास, ठीक है, तब ना वही गर्दा हो, का समझ ला। अब मैथ के तो तू लोग ऐसे ही चोंटा दबो छोड़ा हो, है कि ना, तब मैथ ऐसी बढ़िया रहो तू लोग के, है कि ना, तो कोई बात ना है, लगाइए आग, ठीक है, कीजिए शेयर। चलिए देखिए, कहता है x3 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणन क्या होगा, है ना, यानी कि इसका x माइनस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 3 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 3 या एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप लोग मने मने तो शोषण कर लिए होंगे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, कहता है अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई के होल 3 है प्लस वाई माइनस जेड के होल 3 है प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, उसका भी है, तो बताना है कि आपको क्या ऑप्शन होगा, ठीक है, धैर्य जो। चलिए आगे चलते हैं, तो कहता है कि 0 होगा, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप क्या कीजिए, ऑप्शन कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? तो 3 जो है इधर निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है
वो बी सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 4, देखो एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 3 है प्लस एक्स एक्स जेड के पावर 3 है। चलिए इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन चारों दिखाई दे रहा है, आप आराम से मारिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे। कहता है यदि एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू है तो गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो तो पी तथा क्यू का मान होंगे। पी तथा क्यू के मान होगा आपको बताना है, कुछ ही होगा। P1 Q2 P3 Q4 P5 Q4 P5 Q1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका P5 Q4। चलिए आगे। कहता है यदि 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y एक्स क्यू वाई का माइनस 10 तो बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा बताना है। 1 तथा -5 माइनस तथा -5 -1 तथा 5 2 तथा -2। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, यानी -1 तथा 5। चलिए आगे। कहता है व्यंजक 3y3 प्लस y2 माइनस 9y प्लस 6 को y-3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो शेषफल प्राप्त होगा 39 माइनस 39 72 माइनस 72। जो शेषफल प्राप्त होगा आपको वो 39 प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा 39। कहता क्वेश्चन नंबर 8 है पी के किस मान के लिए a-2 व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस पी का गुणनखंड है 2 5 3 6। तो इसका जो गुणनखंड है कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। चलिए ना, कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a प्लस एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे, है ना। तो लम्हर एक गुणनखंड हो जाएगा, लम्हर आंसर वो होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कुछ हो जाएगा ए एक्स वाला। चलिए 10 के डी 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b के गुणनफल क्या होगा। चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते हैं, याद रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए आप पहले ऑप्शन देख लीजिए आराम से, है ना। फिर उसके बाद एकदम आराम से आज तो एकदम 24 तारीख एकदम भोर अरिया तक पढ़ाएंगे हो, क्या टेंशन लगी था, है कि ना। चल पढ़ल जाओ। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई गुणनखंड है तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सब भार पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस वन जेड बाई एक्स माइनस 1। आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 12। कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, है ना। फिर एक बार 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 63 के गुणनखंड क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। मैथ है थोड़ा सा सोल्यूशन वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा भार पड़ेगा। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन क्या कीजिए, सोल्यूशन कीजिए और बाद डायरेक्ट आ जाइए या फिर आंसर ले लीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो डी है। चलिए 13 एक्स फिर कोष्ट में आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फिर कोष्ट बंद है फिर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा क्वेश्चन गुणनखंड होगा। मैंने कि ये जो चैप्टर से 20-25 वाला है क्वेश्चन खाली गुणनखंड लगे किए हैं, है ना, देवे करिए नहीं बोलो दूगो, समझ रहे बात को। तो इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 14। कहता है 4x के पावर 8 है प्लस 16x के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस 25 वाई 8 के गुणनखंड है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर चारों दिखाते हैं, पहले ऑप्शन उसके बाद गुणनखंड करते रहिए घर पे एकदम आराम से, एकदम ए डायरेक्ट ये आंसर याद करो इसका, ठीक है। 15 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड है। तो इसका जो आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 16 का 343 एक्स के पावर 6 प्लस 7 27 वाई का गुणनखंड कितना होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 17 आता है
कहता है यदि 2x के 3 + 4xy 2x है तो b पूरी तरह x स्क्वायर -1 से विभाजित हो जाएगा, तो a और b का मान क्रमशः कितना होगा। ठीक है, तो -1 -4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है हो। चलिए 18 कहता है a² + 1/a, a² 8 a + 1/a, तो 14 का गुणनफल क्या होगा बताइए जल्दी। गर्मी 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 सी। चलिए अगला 19 कौन सा दिखा दे रहा है, यदि 2a + x + c के तो नॉन b² c² 2 100ab का गुणनखंड हो तो मान बताइए। -3। चलिए आगे, n का मान वह मान जिस पर व्यंजक 9x 12x की 9x² - 8x पर 4 बहुत गर्मी है की संपूर्ण वर्ग का मान बताइए क्या होगा। 16। चलिए आगे, कहता है 21 निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। डायरेक्ट जो गुणनखंड उसका आंसर याद रखिए, एक एक क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन इससे बचा छूट जाता है, लेकिन तब पर भी कारण है कि इसमें तोड़ना पड़ता है ज़्यादा, थोड़ा सा ये चलते हो जाता है। 22 का जो आंसर आपका है वो 40 है, यानी कि डी। ठीक है, ये क्या था, x क्या x - 1 व्यंजक x से पूर्णतः विभाजित है, तो हाँ विभाजित है, विभाजित है। चलिए कहता है के मान के यदि 100 तो गुणनखंड का मान कितना हो जाएगा। अच्छा देखो, जो गुणनखंड है उससे क्वेश्चन लाया गया था इतना ही, है ना। अब आपके जो क्वेश्चन है आपको प्रतिशत होगा लाभ हानि से, ध्यान रखिएगा। ये ध्यान दो, कहता है 10% 20% के क्रमवार कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगा। ठीक है, तो 15%, 20, 22, 28, तो इसका जो आंसर आपका है वो है 28%। चलिए आगे, कहता है किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल के जिसका अंकित है ना 1,40,000 है खरीदने के लिए उसे 44,800 रुपया देने पड़ते हैं, तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कार की दर क्या है। ठीक है, 12%, 16%, 6 इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आपका है वो है 12%। कितना है, 12%। कहता है अगला, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 में बेच दी, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 20%, 50, 10, 8, तो उससे लाभ जो हुआ कितना का हुआ, 10% का। चलिए आगे, कहता है रमेश 900 रुपये में अपनी गाय को बेचकर 100 की हानि सहता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो उसे भी कितना का हुआ, तो आपको 10% का। चलिए आगे, कहता है 5 नंबर कि कृष्ण बल्ब ने एक घोड़ा 250 में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, तो घोड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 250 में 4% लाभ पूछा, 270, 260 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कहता है कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, तो गुड़िया का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी 500 में खरीदा और 15% उसे हानि पर क्या कर दिया, वो बेच दिए। ठीक है, तो उसकी कितना हानि, सॉरी उसका विक्रय मूल्य बताइए। 475, 450, 430, 425 रुपया। हाँ 425, ये ऑप्शन सही है। कहता है कि एक कुर्सी को 165 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि 165 कुर्सी बेचा है तो उससे 10% का लाभ हो रहा है, तो कुर्सी कितना में कीना होगा। ठीक है, 150, 148, 150, 163, तो जो कीना होगा वो कितना था, 150 में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कहता है किसी वस्तु को 500 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 10% का हानि हो। 400, 380, 360, 390,
उसे बेचना चाहिए कितना में, तो 360 में, 360 में। चलिए कहता है एक की रेडियो 2750 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो 2875 में बेचेगा तो हो जाएगा, है ना। चलिए आगे कहता है 10, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% का हानि होता है, इस वस्तु को रुपये 1600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसे, 100/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो। चलिए आइए 11, कहता है विजय ने एक रेडियो को विनय को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया था तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया था, तो बताइए कि यदि विनोद ने 2750 में इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो को कितने प्रतिशत में खरीदा, 2400, 2300, 2200, 2500 में, कितना में खरीदा, 2500। चलिए आगे कहता है कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% का हानि होता है, तो उससे कुल लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, 12 का आंसर 5, 4, 3, 2, तो उसका जब हुआ क्या था, 5%। चलिए आगे कहता है कि 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20, 50 तथा विक्रय मूल्य जो समान है उनमें से को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो दोनों का जो क्रय मूल्य है अलग अलग क्या होगा, 500, 1200, 600, 1250, 800, 1250, 800, 1200, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 600, 1250 हो जाएगा। चलिए आगे कहता है यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत पर लाभ या हानि क्या होगा, 3%, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है कि एक कलम विक्रेता ने ₹5 के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 से 4 बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा, 10%, है ना। चलिए आगे कहता है कि एक सौदागर ने कुछ गेंदों 3 के 4 के भाव से खरीद कर 4, 5 के भाव से बेची, इस प्रकार से उसे 16 का लाभ होता है, बताइए सौदागर ने कुल कितने गेंदे खरीदे और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 320 खरीदा, जो 20% क्या होगा, 3% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 कहता है एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु एक की बांटने के स्थान पर 900 जूठे बांटकर प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए आगे कहता है कि एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई है, तो यदि साइकिल का 10% क्रय कम खरीदे होती है तो 35 कम बेची जाती है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 600 रुपया, कितना हो जाएगा, 600 रुपया। चलिए आगे कहता है 19, एक चाय के दुकानदार पर 80 किलोग्राम की चाय की 80 प्रति की दर होती है, तो 120 से ग्राम से खरीद कर मिला देते होते हैं, तो चाय के हिसाब से बेचने पर उसी प्रतिशत लाभ होगा, 115 रुपये। चलिए आगे एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिल को क्रमशः के 5400, 3300, 5200, 50 में बेचता है, यदि पहली मोटरसाइकिल को 20% लाभ हो दूसरी पर 10% आठ हो, तो हानि की तीसरी के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6900। याद रखिएगा अभी तक 24 यानी कि 23 तारीख तक हम लोग जुड़ेंगे 8-15 से लेकर, ठीक है, उसके बाद जो 24 तारीख जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन क्लास आपका मॉर्निंग में चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, जो भी है सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट।